हेलो स्टूडेंट्स, एड्यूमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्लास 12th की यूनिट 4 जिसके अंदर फैब्रिक एंड अपैरल के बारे में। इसका अपना चैप्टर है जो कि अपने इस सिलेबस में दिया हुआ है और उस चैप्टर का नेम है डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल। चैप्टर 8 डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल। इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स है या जहाँ से भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में भी मैं चैप्टर में साथ के साथ बताऊंगी। तो उनको आप अपनी जो बुक है टेक्स्ट बुक उसको साथ लेकर बैठिएगा ताकि आप उसमें अंडरलाइन कर सको और वहाँ पर इम्पोर्टेंट मार्क कर सको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी कि अपने जो टॉपिक का नेम है डिज़ाइन फॉर फैब्रिक एंड अपैरल। तो क्या होता है डिज़ाइन, उसका इंट्रोडक्शन। द वर्ड डिज़ाइन इज ए पॉपुलर कंटेम्प्रेरी टर्म विच हैज डिफरेंट connotation and meanings assigned to it. Very often it is used for high fashion dress and its accessories. जो डिजाइन वर्ड है वो बहुत ही पॉपुलरली जो यूज होने वाली एक टर्म है और इसको हम डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग के द्वारा भी इसको हम डिफाइन करते हैं। और मोस्टली जो ये टर्म है इसको हम यूज करते हैं फैशन ड्रेसेस में और इसकी एसेसरीज में। इन फैब्रिक्स इट इज़ एसोसिएटेड विद द कलर स्कीम और मोर स्पेशली द प्रिंट ऑन इट। और इसको जो फैब्रिक के अंदर हम किस फॉर्म में यूज करते हैं कि जो कलर स्कीम है यानी कि कलर्स के डिज़ाइन और स्पेशली जो प्रिंट है कपड़ों पर उनके डिज़ाइंस उसके फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं। हाउएवर इट डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर। डिज़ाइन इज़ नॉट मेयर डेकोरेशन। जो डिज़ाइन है वो सिर्फ डेकोरेशन ही नहीं है। द मोस्ट एस्थेटिकली प्लीजिंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड वेल डिजाइंड इफ़ इट इज़ नॉट फंक्शनल और नॉट अप्रोप्रिएट टू इट्स यूजेस। मान लो कोई बहुत अच्छा सा डिज़ाइन है, बहुत प्लीजिंग इफ़ेक्ट दे रहा है, वो एस्थेटिकली बहुत अच्छा है, तो उसको हम डिज़ाइन अच्छा डिज़ाइन कंसिडर नहीं करेंगे तब तक जब तक कि वो उसकी कोई फंक्शनल या कोई अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी नहीं होगी, यानी कि उसका अगर कोई यूज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए कोई डिज़ाइन दिया गया है किसी भी कपड़े की, तो उसको हम एज ए डिज़ाइन कंसिडर नहीं करते हैं। हम उसको एज ए डिज़ाइन कंसिडर कब करेंगे, जब उसकी कोई ना कोई फंक्शनल प्रॉपर्टी होगी या फिर वो हमारे यूज के लिए अप्रोप्रिएट होगा। डिज़ाइन है सेवरल मीनिंग्स। डिज़ाइन के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। इन द ब्रॉडेस्ट सेंस इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज हार्मनी इन फॉर्म। अगर हम बात करें कि इसको ब्रॉडेस्ट सेंस यानी कि सामान्यतः इसको किस वे में बोला जाता है, तो इसको डिस्क्राइब किया जाता है हार्मनी के फॉर्म में। हार्मनी का मतलब होता है एक रूपता। The most important aspect of design, however, lies in the meaning and use of the designer, creative work and expression, and therefore the greatest harmony is achieved only when the aesthetic aspect of good design is truly integrated with the utility of the object which has been created. और जो डिज़ाइन है उसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो क्या है कि जो डिज़ाइनर्स हैं उनके द्वारा जो अपनी क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो वो कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, यानी कि कोई डिज़ाइनर है, डिज़ाइन कौन बनाएगा, जो डिज़ाइनर है वो बनाएगा। और जो डिज़ाइनर है उसमें जो एक अर्ग होती है यानी कि एक इच्छा होती है अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने की, तो उसके द्वारा वो क्या करते हैं, अपने नए नए डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं। द ग्रेटेस्ट हार्मनी इज अचीव्ड ओनली व्हेन द एस्थेटिक आस्पेक्ट ऑफ गुड डिज़ाइन। जो अच्छा डिज़ाइन होता है उसमें एक ग्रेटेस्ट हार्मनी जो है उसको अचीव किया जाता है, यानी कि हार्मनी का मतलब होता है एक रूपता। जो डिज़ाइन है वो इस तरह का हो कि हमें देखने में कैसा लगे, अच्छा लगे, और इज ट्रूली इंटीग्रेटेड विद द यूटिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसके साथ ही साथ सिर्फ वो देखने में एस्थेटिकली अच्छा लगे यही ज़रूरी नहीं है, इसके साथ ही साथ वो जो डिज़ाइन है वो कैसा होना चाहिए, वो ट्रूली इंटीग्रेटेड होना चाहिए ऑब्जेक्ट की यूटिलिटी के साथ, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है जिस पर डिज़ाइन बनाया गया है उस ऑब्जेक्ट की यूटिलिटी होनी चाहिए, कोई उपयोगिता होनी चाहिए। Thus, we can say that design is the human power to conceive, plan, and realize products that serve human beings
इन द accomplishment ऑफ एनी इंडिविजुअल और कलेक्टिव पर्पस। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डिज़ाइन क्या है, एक ह्यूमन बीइंग की एक पावर है जिससे वो क्या कर सकता है, डिज़ाइन को कंसीव कर सकता है, डिज़ाइन को प्लान कर सकता है और उसको रियलाइज प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि मेरे माइंड में कोई डिज़ाइन बनाने का कोई आइडिया आता है तो वो आइडिया जब तक मैं उससे डिज़ाइन क्रिएट नहीं करूँगी तब तक वो सिर्फ एक आइडिया ही रहेगा। तो मैं उसको रियलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी तभी वो एक डिज़ाइन बनेगा। एंड ए गुड डिज़ाइन इज़ मोर देन एस्थेटिकली प्लीजिंग। जो एक अच्छा डिज़ाइन होता है वो बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग देता है, यानी कि वो उसमें सुंदरता होती ही है और इसके साथ ही साथ वो डिज़ाइन हमारे यूज करने के लिए भी सही रहता है। इट इज़ द राइट यूज ऑफ मटेरियल टू गिव व्हाट पीपल एक्सपेक्ट इन प्राइस, कलर एंड सर्विस। और जो भी मटेरियल है उसका राइट यूज कब होगा, जब हम क्या करेंगे, जो भी पीपल है वो अगर कोई चीज़ लेगा तो उसके बदले में वो क्या दे रहा है, वो प्राइस यानी कि उसके पैसे दे रहा है। तो हम जो भी चीज़ बनाएंगे या जो भी डिज़ाइन होगा उसमें जो वो प्राइस दे रहा है वो प्लस उसका कलर अच्छा होना चाहिए, प्लस जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट। डिज़ाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले डिज़ाइन एनालिसिस। ये अब तक हमने पढ़ा कि डिज़ाइन क्या है। यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज डिज़ाइन, तो आपको उसको एक या दो लाइन में डिस्क्राइब करना है कि डिज़ाइन क्या होता है। इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। नेक्स्ट है डिज़ाइन एनालिसिस। अब यहाँ से वही है कि जो टर्म्स होती है, टर्मिनोलॉजी आ सकती है कि इसको डिफाइन कीजिए या इससे आप क्या समझते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, दो दो तीन तीन लाइन वाले क्वेश्चन। डिज़ाइन एनालिसिस क्या है, डिज़ाइन इज एन अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू ए प्लान फॉर क्रिएशन ऑफ ए डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। डिज़ाइन एक अरेंजमेंट है जो हमारे क्रिएशन के प्लान के अकॉर्डिंग होता है, जो हम डिजायर्ड ऑब्जेक्ट पे करना चाहते हैं। यानी कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर हम कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं और उसकी जो प्लानिंग है, उसका जो अरेंजमेंट है, वही हमारा क्या है, डिज़ाइन एनालिसिस। It goes one step further than the functional part of the planning and produces a result which gives aesthetic satisfaction। और जो डिज़ाइन हमने प्लानिंग करी है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने डिज़ाइन बनाया है, तो जो फंक्शनल पार्ट है उस प्लानिंग का, यानी कि जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट पे हमने कोई डिज़ाइन बनाया है और वो डिज़ाइन हमारे लिए फंक्शनली उसकी कोई यूटिलिटी है, कोई उसका उद्देश्य है, कोई वो पर्पज़ को पूरा कर रहा है, तो वो डिज़ाइन हमें क्या देगा, हमें एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन देगा। यानी कि वो हमें दिखने में सुंदर भी लगेगा और उसकी कोई यूटिलिटी भी होगी और उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इट इज़ स्टडीज़ इन टू आस्पेक्ट। इसको हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन और अप्लाइड डिज़ाइन। अब इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। डिज़ाइन एनालिसिस क्या होता है, डिज़ाइन एनालिसिस कि जो डिज़ाइन है वो क्या है, जो भी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पर डिज़ाइन बनाने के लिए, डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए जो प्लान किया है, उस प्लान का अरेंजमेंट ही क्या है, डिज़ाइन है। और जो डिज़ाइन हमने प्लान किया है और उसका जो फंक्शनल पार्ट है, यानी कि वो डिज़ाइन हमने प्लान किया और उस प्लान के अकॉर्डिंग कि इस डिज़ाइन में हम इस तरह का कुछ करेंगे, इसका ये यूज होगा, तो वो जो फंक्शनल पार्ट है वो क्या करेगा, हमें एस्थेटिक सेटिस्फेक्शन देगा। और जो डिज़ाइन है उसको हम दो एस्पेक्ट में देखते हैं, स्ट्रक्चरल और अप्लाइड। तो यहाँ से आपके यही क्वेश्चन आ सकता है कि डिज़ाइन एनालिसिस क्या है, या फिर जो डिज़ाइन है उसके कितने एस्पेक्ट हैं। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन। सबसे पहले क्या होता है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ढांचा। स्ट्रक्चरल डिज़ाइन इज दैट विच डिपेंड्स ऑन फॉर्म एंड नॉट सुपर इम्पोज्ड ऑर्नामेंटेशन इन फैब्रिक प्रोडक्शन। इट टेक्स into account the basic processing of fiber, types of fibers and yarns, variation of weaving, knitting etc. and the stages at which color is added। यानी कि जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो क्या होते हैं, ये डिपेंड करते हैं किस पर, ये डिपेंड करते हैं फॉर्म पर। फॉर्म का मतलब होता है कोई शेप, कोई रूप, यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कोई ढांचा, कोई रूप, कोई स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है वो किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन फॉर्म,
ये किस पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये ऑर्नामेंटेशन पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है, आपको फिलअप्स दिया जा सकता है या फिर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो दिया जा सकता है। तो स्ट्रक्चर डिजाइन है वो किस पे डिपेंड होता है, ऑन फॉर्म, और किस पे डिपेंड नहीं होता है, नॉट सुपर इम्पोज्ड ऑर्नामेंटेशन। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया आपके। नेक्स्ट है, जब भी फैब्रिक प्रोडक्शन किया जाता है तो इट टेक्स इनटू अकाउंट द बेसिक प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर। तो इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले जो फाइबर की बेसिक प्रोसेसिंग है। बेसिक प्रोसेसिंग क्या है कि फाइबर जो है वो हमें कहाँ से मिला, किस तरह से मिला, क्या प्रोसेस करके हमने फाइबर लिया है। तो फाइबर की प्रोसेसिंग। फिर टाइप्स ऑफ फाइबर, जो फाइबर है वो कितने तरह का होता है, हम इसको 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि जो फाइबर है वो कितने तरह का होता है। एक प्लांट सोर्सेज से मिलता है, एक हमें एनिमल सोर्सेज से मिलता है, हमें मिनरल से भी मिलता है। तो जो प्लांट सोर्सेज से फाइबर मिलते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जैसे कौन सा हमें जो पेड़ है उसके तने से मिलता है, कौन सा हमें जो पेड़ के कौन से भाग से मिलता है यानी कि पत्तों से मिलता है। इस तरह से जो अलग अलग फाइबर है, सीड से कौन से फाइबर मिलते हैं। और फिर एनिमल में हम देखते हैं कि जो प्रोटीन फाइबर होते हैं, जो हेयर फाइबर होते हैं। तो हमने ये सारा जो है वो 11th क्लास की बुक में पढ़ लिया है। तो टाइप्स ऑफ फाइबर देखते हैं। उसके बाद में यान, जो टाइप्स ऑफ फाइबर है उसी तरह से यान के भी टाइप्स होते हैं। सिंगल यान, प्लाई यान, स्ट्रक्चर्ड यान, इस तरह से जो यान्स है उनके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। फिर वेरिएशन ऑफ वीविंग, जो वीविंग है यानी कि जो बुनाई है उसमें भी वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। हम वीविंग के बारे में पढ़ चुके हैं। एक प्लेन वीव होती है, फिर ट्विल वीव होती है, जेकार्ड वीव होती है, यानी कि अलग अलग तरह के डिजाइन वाले कपड़े बुनने के लिए हम अलग अलग वीव्स का प्रयोग करते हैं। फिर नीटिंग, नीटिंग जो भी बुनाई वाले कपड़े होते हैं यानी कि जो हम वुलन क्लोथ्स की जो बुनाई होती है वो नीटिंग प्रोसेस से होती है। एंड द स्टेजेस एट विच कलर इज एडेड, और इसके साथ ही साथ हमने क्या क्या देख लिया, हमने फाइबर की प्रोसेसिंग देख ली, हमने टाइप्स ऑफ फाइबर देख लिया, टाइप्स ऑफ यार्न्स देख लिया, वीविंग और निटिंग भी देख लिया। अब जब हमने कपड़ा फाइबर बना लिया, फिर उससे यान बना लिया, यान के बाद में हमने उसकी बुनाई करके हमने कपड़ा बना लिया। अब उस कपड़े की जो कलरिंग है यानी कि उसको डाई किया जाएगा। तो ये सारी जो स्टेजेस है वो किसके अंदर आ जाएगी, हमारे स्ट्रक्चरल डिजाइन के अंदर आ जाएगी। इन ड्रेस इट रेफर्स टू द बेसिक कट और शिलौट ऑफ द गारमेंट। और ड्रेसेज के अंदर क्या होता है, ये बेसिक कट और शिलौट होता है गारमेंट के अंदर। नेक्स्ट है अप्लाइड डिजाइन। अप्लाइड डिजाइन इज द पार्ट ऑफ डिजाइन विच हैज़ बीन सुपर इम्पोज्ड ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस देखना है। एक था स्ट्रक्चरल डिजाइन जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर वहाँ पर हमने कंसिडर करी थी, यानी कि ये किस पे डिपेंडेंट था, फॉर्म पे, ओनली फॉर्म पे, यानी कि जो यान है, जो फाइबर है, फिर जो वीविंग है, जो कलरिंग है, उन पे डिपेंड था। लेकिन जो अप्लाइड डिजाइन है वो किस पे डिपेंड है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो सुपर इम्पोज्ड डिजाइन बनाए जाते हैं, यानी कि कपड़ा बन चुका है और अब उस कपड़े को और ज़्यादा डेकोरेट करने के लिए उसके ऊपर जो डिजाइनिंग बनाएंगे उसको हम कहते हैं अप्लाइड डिजाइन। ऑन फैब्रिक फिनिशेस, डाइंग एंड प्रिंटिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड फैंसी नीडल वर्क कैन चेंज द अपीयरेंस। और जो अप्लाइड डिजाइन है उसमें हम क्या करते हैं, जो फैब्रिक है, जो फैब्रिक हमने बना लिया है उस पर हम फिनिशेज देंगे। फिनिशिंग क्या होता है ये भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर के अंदर, कि फिनिशिंग जो भी फैब्रिक होता है जब उसको हम लूम से उतारते हैं। लूम क्या होता है, लूम एक मशीन या एक उपकरण या इक्विपमेंट कह सकते हैं जिसके द्वारा जो यान है उसको फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि जो धागे होते हैं उनसे फैब्रिक बनाने के लिए जिस उपकरण का यूज करते हैं उसको हम लूम कहते हैं। और जो लूम से जो कपड़ा उतारा जाता है वो इस तरह का नहीं होता है कि डायरेक्ट हम उसको यूज कर सकें। तो उस कपड़े में कुछ क्वालिटीज़ इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग में हमने पढ़ा था कैलेंडरिंग, टेंटरिंग, और भी बहुत तरह की जो मॉथ रेजिस्टेंट है, जो वाटर रेपेलेंट है, इस तरह की बहुत सारी फिनिशेज हमने पढ़ी थी। तो ऑन फैब्रिक फिनिशेस, डाइंग एंड प्रिंटिंग,
हम क्या करेंगे, कपड़े पर फिनिशिंग देंगे ताकि जो कपड़ा है वो हमारे पहनने लायक हो जाए। फिर उसमें हम डाई करेंगे, हम प्रिंटिंग करेंगे, यानी कि कपड़े की रंगाई और छपाई करेंगे। हम उसको और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए उस पर एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, हम फैंसी नीडल वर्क कर सकते हैं, जिससे जो कपड़ा है उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाएगी। ये सारे किस में आ जाएंगे, आपके अप्लाइड डिज़ाइन के अंदर आ जाएंगे। ऑन गारमेंट्स इट इंक्लूड्स ट्रिम्स एंड नोशंस। नोशंस किसको कहते हैं, फास्टनर्स। फास्टनर्स क्या होते हैं, जो भी हम कपड़ों पर जो बटन लगाते हैं, जो हुक लगाते हैं, तो वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके जो भी जिप लगाते हैं वो फास्टनर्स में आ जाएंगे। तो गारमेंट्स के अंदर इसमें अप्लाई डिज़ाइन में और क्या क्या इंक्लूड होता है, जो ट्रिम्स होती है, जो नोशंस होते हैं यानी कि जो फास्टनर्स होते हैं, विच एड टू द वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें वैल्यू ऐड करते हैं, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके अंदर हम ट्रिम्स नोशंस वगैरह भी ऐड करते हैं, वो भी हमारा किसका पार्ट है, अप्लाइड डिज़ाइन का पार्ट है। फैब्रिक डिज़ाइन एंड ड्रेस डिज़ाइन आर एज मच इन आर्ट एज आर्किटेक्चर, पेंटिंग और स्कल्पचर, दस द सेम ग्रामर ऑफ आर्ट इज़ एप्लीकेबल। जो फैब्रिक डिज़ाइन है और जो ड्रेस डिज़ाइन है, ये क्या है, एक तरह के आर्ट है, एक तरह का आर्किटेक्चर है। इसको पेंटिंग और स्कल्पचर भी कह सकते हैं। और दस द सेम ग्रामर ऑफ आर्ट इज एप्लीकेबल, और ये एक तरह से एक आर्ट है, आर्ट की तरह इसको अप्लाई किया जाता है। डिज़ाइन कंसिस्ट ऑफ टू मेन फैक्टर। जो डिज़ाइन है वो दो मेन फैक्टर से कंसिस्ट किया जाता है, यानी कि इसके दो मेन फैक्टर होते हैं डिज़ाइन के, एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है प्रिंसिपल। यहाँ से आपके क्वेश्चन आ सकता है कि जो डिज़ाइन है उसके मेन कितने फैक्टर होते हैं, टू फैक्टर। कौन कौन से, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स। अब आगे हम फर्दर पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। अब बात आती है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन की। एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन आर द टूल्स ऑफ आर्ट। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन क्या है, कला के टूल्स है। दीज आर कलर, टेक्सचर एंड लाइन, शेप और फॉर्म। ये कौन कौन से होते हैं एलिमेंट्स, कलर यानी कि रंग, टेक्सचर यानी कि बनावट, लाइन यानी कि रेखा, शेप और फॉर्म यानी कि आकार। ये सब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है। द एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन आर मैनिपुलेटेड टू क्रिएट हारमनी। और जो ये एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है, ये जो वस्त्र है या जो भी चीज़ है जिसमें हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें मैनिपुलेट करते हैं और उसमें एक हार्मनी क्रिएट करते हैं, बैलेंस क्रिएट करते हैं, रिदम, प्रपोर्शन और एम्फेसिस क्रिएट करते हैं। और इन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। यानी कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनता है कि एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या है और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन क्या है। तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में आ जाएंगे आपके कलर, टेक्सचर, लाइन, शेप और फॉर्म। याद रखने हमें कलर, टेक्सचर, लाइन, शेप और फॉर्म। और प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन में क्या आ जाएगा आपके, हार्मनी, बैलेंस, रिदम, प्रपोर्शन, एम्फेसिस। हार्मनी, बैलेंस, रिदम, प्रपोर्शन एंड एम्फेसिस। अगर हम बात करें एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स है हमारे पास चार, यानी कि कलर, टेक्सचर, लाइन और शेप। शेप और फॉर्म एक ही चीज़ है। अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स की, तो प्रिंसिपल है हमारे पास 5, हार्मनी, बैलेंस, रिदम, प्रपोर्शन एंड एम्फेसिस। अब नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कलर के बारे में। कलर क्या है, कलर स्कीम क्या है, कलर व्हील क्या है। यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो कलर इज़ ऑल अराउंड अस इन मैनी फॉर्म्स। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ऑल टेक्सटाइल मटेरियल। जितने भी टेक्सटाइल मटेरियल है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कलर, क्योंकि विदाउट कलर, अगर कोई डल कलर का कपड़ा होगा तो हमें देखने में ही अच्छा नहीं लगेगा। तो कलर की अपनी एक इम्पोर्टेंस है हमारे फैब्रिक में। बी इट फॉर एपेरल, चाहे वो फैब्रिक हम एपेरल के लिए काम में ले रहे हो, चाहे हाउस होल्ड, चाहे कॉमर्शियल, चाहे इंस्टीट्यूशनल यूज़। एपेरल यानी कि जो हम पहनने के कपड़े काम में लेते हैं, हाउस होल्ड यानी कि जो भी हमारे घर में बेडशीट है, पर्दे हैं, या जो भी सोफ़ा कवर है, कुछ भी टेबल क्लॉथ है, ये सारे आ जाएंगे। कॉमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल का मतलब है कि जहाँ पर भी जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कॉमर्शियल पर्पज़, वहाँ पर भी जो कपड़े हैं उनका यूज़ किया जाता है। जैसे वहाँ पर भी कर्टन्स लगे मिलेंगे आपको, वहाँ पर भी सोफ़ा कवर होंगे, वहाँ पर भी टेबल क्लॉथ होंगे। तो ये सारे जो है उनमें कलर का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो होता है। द आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज मोस्ट ऑफन एट्रीब्यूटेड टू कलर। कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जो आइडेंटिटी है
उसमें कलर का बहुत बड़ा एट्रीब्यूट होता है, यानी कि किसी कलर को देख करके उस फैब्रिक की या उस प्रोडक्ट की अपनी एक आइडेंटिटी डेवलप होती है। यानी कि जैसे अपने पास सामने बहुत सारे अलग अलग फैब्रिक रखे हुए हों, तो हम ये कहेंगे वो रेड कलर वाला, वो ग्रीन कलर वाला, वो ब्लू कलर वाला। तो कलर से उस कपड़े की एक आइडेंटिटी जो है वो बनती है। एवरीवन रिस्पॉन्ड टू कलर एंड हैज़ डेफिनेट प्रेफरेंस। हर कोई कलर के प्रति रिस्पॉन्ड करता है और डेफिनेटली जो अच्छे कलर वाले जो चीज़ें होती हैं उनको प्रेफरेंस देता है। कलर रिफ्लेक्ट द सीजन, इवेंट एंड द स्पिरिट ऑफ पीपल। जो कलर है उससे सीजन रिफ्लेक्ट होता है, इवेंट और स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब जो भी लोगों का विश्वास है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो गर्मियों का सीजन होता है उसमें लाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लाइट कलर है वो गर्मियों में हमें कूलनेस का आभास करवाता है। और सर्दियों के अंदर हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं? डार्क कलर के, क्योंकि जो डार्क कलर है वो सन रेज को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जिससे हमारी बॉडी को हीट मिलती है। तो जो कपड़े हैं, कपड़े का जो कलर है वो रिफ्लेक्ट करता है सीजन को। इवेंट को कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? यानी कि हम अलग अलग इवेंट पे अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। जैसे अगर कहीं पर कोई दुख की या कहीं पर कोई डेथ या इस तरह की कंडीशन होती है तो वहाँ पर वाइट कपड़े पहने जाते हैं। या जहाँ पर शादी समारोह या कोई पार्टी इस तरह का कुछ होता है तो वहाँ पर चटक कलर के जो कपड़े हैं वो पहने जाते हैं। और स्पिरिट ऑफ पीपल यानी कि लोगों की धारणाओं के अकॉर्डिंग, जैसे जो क्रिश्चियन लोग हैं वो शादियों में वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, जो मोमडन है वो ब्लैक कलर के पहनते हैं, जो हिंदू है वो रेड कलर के कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से लोगों की धारणाएं भी जो कलर के साथ है वो जुड़ी हुई होती हैं। द चॉइस इज अफेक्टेड बाय कल्चर, ट्रेडिशन, क्लाइमेट, सीजन, ओकेजन और प्योरली पर्सनल रीजन। और जो कपड़े हैं उनके जो कलर की चॉइस है वो भी किसके अकॉर्डिंग होती है? यानी कि हमारा जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग जो कलर है उसको अफेक्ट करेगी हमारी चॉइस। जैसे हमारा कल्चर किस तरह का है, हम किस तरह के कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारे कल्चर के अंदर कौन से जो कलर है उसको अच्छा माना जाता है, कौन से कलर को सही नहीं माना जाता है। जैसे मोस्टली जो हिंदू लोग होते हैं वो ब्लैक कलर को इग्नोर करते हैं, यानी कि ब्लैक कलर वो यूज में नहीं लेना चाहते हैं। फिर ट्रेडिशन, हमारा जो ट्रेडिशन क्या है, हमारी जो परंपरा क्या है, और परंपरा के अकॉर्डिंग भी हम कपड़ों का कलर चूज करते हैं। फिर क्लाइमेट, हम रह कहाँ रहे हैं, हमारे यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम लाइट कलर के कपड़े चूज करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट में रह रहे हैं तो हम डार्क कलर के कपड़े चूज करेंगे। फिर सीजन के अकॉर्डिंग हम कपड़े चूज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि गर्मियों में हम लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और सर्दियों में हम डार्क कलर का कपड़े पहनना पसंद करते हैं। ओकेजन, हमारे किस तरह का ओकेजन है, यानी कि हम किसी पार्टी में जा रहे हैं, हम शादी में जा रहे हैं तो उस तरह के कपड़े पहनेंगे। अगर हम स्कूल जा रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं तो हम उस तरह के फॉर्मल कपड़े पहनेंगे। या फिर हम कहीं किसी के दुख के घड़ी में जा रहे हैं तो वहाँ पर हम लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वो इफ़ेक्ट करती है हमारे चॉइस ऑफ कलर को। कलर इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फैशन। कलर जो है वो फैशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग कलर का एक ट्रेंड आता है। हम बोलते हैं कि इस कलर का अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड है भाई, बहुत ज़्यादा चलन में है। डिजाइनर्स केयरफुली चूज फैब्रिक कलर्स टू मेक ए डेफिनेट स्टेटमेंट। और जो डिजाइनर्स है वो भी जो फैब्रिक कलर है उनको बहुत ही केयरफुली चूज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो चीज़ें पसंद आ सके। अब है कलर थ्योरी। अब तक हमने पढ़ा कलर होता क्या है, कलर किस तरह से लोगों की चॉइस से इफ़ेक्ट करता है, और अब हम पढ़ेंगे कलर थ्योरी क्या है। तो आपके क्वेश्चन आएगा कलर थ्योरी से। कलर कैन बी डिफाइंड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, श्रिंकिंग एंड सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कलर क्या है? कलर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्ट्रिकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो कपड़ा है या जो फैब्रिक है या जो ऑब्जेक्ट है उस पर जैसे ही लाइट स्टिक करेगी, यानी कि जैसे ही उस पर लाइट गिरेगी कपड़े पर, और उसका वापस जो रिफ्लेक्शन है उसको ही हम क्या कहते हैं? कलर। यानी कि जो भी फैब्रिक होता है या जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो जिस कलर का होता है वो हमें कैसे दिखाई देगा? जब उस पर जो लाइट है वो गिरेगी और वो लाइट वापस रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आएगी, तब जो उसका कलर है वो हमें दिखाई देगा। It is the visual sensation resulting from reflection of visible light rays and that strike the retina and stimulate cells in the nerves of the eyes।
और ये एक विजुअल सेंसेशन है जो कि रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जो कलर है वो दिखाई देता है। किस तरह से दिखाई देता है कि जो भी विजिबल लाइट रेज होती है वो हमारे जो रेटिना है उसको स्ट्राइक करती है और हमारी जो आइज़ की जो नर्व्स है, जो नर्व्स की जो सेल्स है वो स्टिमुलेट होती है और वो उस कलर को ऑब्जर्व करती है। द नर्व्स सेंड ए मैसेज, जो नर्व्स होती है वो मैसेज भेजती है किसको, ब्रेन को, विच प्रोड्यूसेस ए सेंसेशन ऑफ ए स्पेसिफिक काइंड। और फिर जो हमारा ब्रेन है वो एक स्पेसिफिक काइंड का सेंसेशन उसमें प्रोड्यूस होता है और हम कलर को देख पाते हैं। यानी कि होता क्या है कि जो कपड़ा है या जो भी ऑब्जेक्ट है जिस भी कलर का होता है, एक जो भी लाइट है वो उस पर स्टिक करेगी, यानी कि उससे टकराएगी और वापस से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में आएगी। जैसे ही वो लाइट हमारी आइज में आएगी तो यहाँ पर एक विजुअल सेंसेशन जो है वो क्या करेगा, वो उस रिफ्लेक्शन को, जो विजिबल लाइट रेज आती है वो हमारे रेटिना से स्ट्राइक करेगी, यानी कि जो रिफ्लेक्शन आया है उस कपड़े पर जा करके वापस से उस ऑब्जेक्ट पर जा करके जो लाइट है वो हमारे रेटिना पर आएगी। और जैसे ही वो लाइट हमारे रेटिना को स्ट्राइक करेगी तो हमारी आइज की जो नर्व्स की सेल्स है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, उत्तेजित हो जाएगी। और वो सेल्स जो है वो एक मैसेज भेजेगी किसको, हमारे ब्रेन को। और हमारा ब्रेन जो है वो एक स्पेसिफिक काइंड का सेंसेशन क्रिएट करेगा और उससे हम उस कलर को देख पाएंगे। द कलर दैट इज ऑब्जर्व्ड बाय द ब्रेन इज डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर वेवलेंथ और कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स। और जो ये कलर है जिसको हमारे ब्रेन के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, ये किस पे डिपेंडेंट होता है, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है, जो भी तरंग है उसकी लेंथ, तो ये पर्टिकुलर वेवलेंथ पे डिपेंड होता है और कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ पे डिपेंड होता है जो कि लाइट सोर्सेज से निकलता है। द सी कलर ऑन एनी मटेरियल लाइट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू बी सीन बाय द आई। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि कोई भी मटेरियल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हम उसका कलर कैसे देख पाएंगे, जब जो लाइट है वो वापस से उस ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आइज़ के पास वापस आएगी, तब हमारी आइज़ उस कलर को देख पाएगी। वेन ऑल लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड, और जब सारी की सारी जो लाइट रेज है वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास आ जाएगी तो जो ऑब्जेक्ट है वो हमें वाइट दिखेगा। वेन नन आर रिफ्लेक्टेड इट इज़ ब्लैक, और जब कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे रेटिना पर नहीं आएगी तो फिर वो कलर जो है वो हमें कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। यानी कि हम पढ़ते हैं जो विबग्योर, विबग्योर क्या होता है, हमारे जो 7 कलर्स होते हैं रेनबो के, उनको हम उनमें जो शॉर्ट ट्रिक है वो होती है विबग्योर। तो जो कलर रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आइज पे आएगा हमें वही कलर उस ऑब्जेक्ट का दिखाई देगा। अगर हम जो लाइट है वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आ जाएगी तो हमें वो चीज़ कैसी दिखाई देगी, वाइट। और कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा तो वो चीज़ हमें ब्लैक दिखाई देगी। अंडरस्टैंडिंग कलर, अब कलर को हम किस तरह से समझ सकते हैं। स्टडी ऑफ कलर इज डिपेंडेंट ऑन लाइट, जो कलर की स्टडी है वो किस पे डिपेंड करती है, लाइट पे। यानी कि जो लाइट है उसी से ही हमें कलर जो है वो दिखाई देते हैं। हमने बात करी अभी कि जो लाइट है वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जाएगी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वापस हमारी आइज़ के रेटिना से टकराएगी और तभी हमें जो कलर है वो विजुअल होंगे, तभी हम उस कलर को देख पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कलर की स्टडी है वो किस पे डिपेंडेंट है, लाइट पे। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ रेडिएंट एनर्जी, जो लाइट है वो क्या है, एक रेडिएंट एनर्जी का फॉर्म है। एंड फॉर्म ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम, और किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम का पार्ट है। सनलाइट इज ए रेडिएंट एनर्जी, जो हमारी सनलाइट है वो क्या है, एक तरह की रेडिएंट एनर्जी है जो कि हमारे अर्थ पर पहुंचती है सन के द्वारा बाय लाइट वेज। Light falling on raindrops are scattered to produce the spectrum of 7 colors। जो भी सनलाइट होती है वो जब रेन ड्रॉप्स पर गिरती है या तब क्या होता है, एक स्कैटर्ड प्रोड्यूस होता है और उससे हमें 7 कलर्स जो है वो दिखाई देते हैं, जिनको हम शॉर्ट में विबग्योर बोलते हैं। और अगर हम इनकी फुल फॉर्म की बात करें तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अगर हम बात करें कि जो स्कैटर्ड प्रोड्यूस होता है जब जो आप लोगों ने देखा होगा बारिश के दिनों में, बारिश आकर के रुकने के बाद में जैसे ही सनलाइट हमें दिखने को मिलती है तो आसमान में हमें 7 कलर का एक रेनबो दिखाई देता है।
तो वो जो 7 कलर का रेनबो दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो सन रेज है वो जो रेन ड्रॉप्स है उन पर गिरती है और उससे जो रिफ्लेक्शन की वजह से और वापस हमें वो 7 कलर्स दिखाई देते हैं। सनलाइट रेज आर दस कंपोज्ड ऑफ दीज 7 विजिबल कलर्स, और जो सनलाइट रेज है उनसे हमें ये 7 कलर्स जो है वो विजिबल होते हैं अलोंग विद अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड रेज की वजह से। तो ये था आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर, किस तरह से हम कलर को समझ सकते हैं। अब है लाइट रेज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ आर ग्रुप्ड एज रिसेंडिंग और रेस्टफुल कलर्स। जो लाइट रेज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ है उनको हम किस तरह से ग्रुपिंग करते हैं, रिसेंडिंग और रेस्टफुल कलर्स, जैसे ग्रीन, ब्लू एंड पर्पल। लॉन्गर वेवलेंथ हैव रेड, ऑरेंज एंड येलो विच आर एडवांसिंग और स्टिमुलेटिंग कलर्स। जो कलर शॉर्ट वेवलेंथ से जो कलर हमें मिल रहे हैं वो कैसे कलर होते हैं, रेस्टफुल। रेस्टफुल का मतलब होता है कि शांत दिखने वाले कलर, यानी कि जैसे ग्रीन कलर है, ब्लू ग्रीन कलर है, ब्लू है, पर्पल है, इनको जब हम देखेंगे तो हमारी आंखों को शांति मिलेगी, शीतलता मिलेगी। अगर हम बात करें जो लॉन्गर वेवलेंथ से होने वाले कलर हैं, जैसे रेड, ऑरेंज, येलो, ये सारे कलर कौन से हैं, स्टिमुलेटिंग कलर है, एडवांसिंग कलर है, यानी कि इनको देख के एक उत्तेजना का भाव जो है वो हमारे मन में आएगा। बिकॉज लाइट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, क्योंकि जो लाइट है वो अलग अलग वेवलेंथ से कंपोज होती है, तो इसलिए कलर इज सीन इन डिफरेंट वैल्यूज एंड इंटेंसिटीज, और इसीलिए जो कलर है वो अलग अलग वैल्यूज और अलग अलग इंटेंसिटी में हमें दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट है कलर इज स्पेसिफाइड इन 3 आस्पेक्ट। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब तक जो हमने पढ़ा है उसको एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उनको मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में इजी रहेगा। यहाँ पर आपके क्वेश्चन बन सकता है, एक तो डिज़ाइन क्या होता है, फिर डिज़ाइन कितने तरह का होता है, स्ट्रक्चर, अप्लाइड, स्ट्रक्चर डिज़ाइन क्या होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएगी, अप्लाइड डिज़ाइन क्या होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएगी। फिर नेक्स्ट है जो डिज़ाइन है उसके कितने फैक्टर होते हैं, एलिमेंट्स और प्रिंसिपल। एलिमेंट्स 4 होते हैं, प्रिंसिपल 5 होते हैं। उसके बाद में जो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन है उसमें सबसे पहले है कलर। कलर क्या होता है, कलर का जो कलर थ्योरी क्या होती है, और जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर है इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। और इसमें जो ये विबग्योर है, जो 7 कलर्स हैं, इनके नेम आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, या फिर जो ट्रू फॉल्स या इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में जो लाइट रेज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ से जो बनने वाले कलर हैं वो रेस्टफुल कलर होंगे, और जो लॉन्गर वेवलेंथ से बनने वाले कलर हैं वो कैसे होंगे, एडवांसिंग और स्टिमुलेटिंग कलर होंगे। अब नेक्स्ट है कलर जो है उसके स्पेसिफिक 3 आस्पेक्ट होते हैं, ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।